My dear children, today we will read a new lesson, My Elder Brother, from Unit 4. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. तो ये जो कहानी है माय एल्डर ब्रदर, ये एक नाटक के रूप में है। प्ले का मतलब होता है नाटक। तो ये नाटक दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. इस नाटक द्वारा लेखक हमें यह बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन के अनुभव से जो हमें सीख मिलती है या ज्ञान मिलता है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम स्कूली किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। This play is based on the famous story in Hindi बड़े भाई साहब written by मुंशी प्रेमचंद। यह नाटक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया कहानी बड़े भाई साहब पर आधारित है। Scene 1. A hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. तो सबसे पहला सीन, जैसे ही नाटक शुरू होता है तो जो सबसे पहला दृश्य है वो है हॉस्टल रूम का। तो हॉस्टल रूम में दो भाई भैया और मुन्ना अपने अपने स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। जो भैया है वो 14 साल का है और मुन्ना जो 9 साल का है। तो भैया जो अपने स्टडी टेबल पर कोई किताब पढ़ रहा है और मुन्ना जो उसका जो छोटा भाई है वो बर्ड्स और एनिमल्स का पिक्चर बना रहा है। तो भैया बोलता है, भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना आई एम ड्राइंग। तो बोलता है, तुम क्या कर रहे हो मुन्ना। तो मुन्ना जवाब देता है कि मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वेर यू इन द मॉर्निंग। तुम कब पढ़ोगे, तुम जब भी देखो ड्राइंग करते रहते हो, खेलते रहते हो, तुम सुबह कहाँ था। मुन्ना टर्निंग फेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। तो मुन्ना जो है टर्निंग पेल मतलब यहाँ थोड़ा दुखी होते हुए जवाब देता है कि मैं खेल रहा था। तो फिर बोलता है कि भैया कैसे तुम दिन भर किताब पकड़ के दिन भर किताब के साथ में तुम समय गुजार सकते हो, ऐसा कैसा पॉसिबल है। तो भैया बताता है, डेट इज़ बिकॉज आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी स्ट्रॉन्ग। वो मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरा जो बेस है, मेरा जो नींव है वो एजुकेशन में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेरा जो फाउंडेशन है, मेरा जो नींव है वो तगड़ा हो। इसलिए मैं हमेशा किताब पढ़ता हूँ। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर हम लोग जब भी कोई मकान बना रहा होता है तो अगर हम लोगों का नींव जो होता है, बेस जो होता है, फाउंडेशन जो स्ट्रॉन्ग होगा तो घर भी स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेगा। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। तो वो बोलता है क्योंकि मैं अपना बेस जो है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि मेरा जो काम जो होता है जिसको मैं 1 साल में करना चाहिए वो मैं कभी कभी 2 साल का समय ले लेता हूँ। मतलब कि अगर मैं एक क्लास में किसी चीज़ को अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं उसको 1 साल नहीं बल्कि 2 साल लगाकर पढ़ाई करता हूँ ताकि मेरा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो। मुन्ना, भैया यू आर 5 years older देन आई एम एंड 3 classes ahead of me। भैया तुम मेरे से 5 साल बड़े हो और 3 क्लास आगे हो।
I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. तो फिर मुन्ना पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आता है भैया कि आप क्यों एक ही वर्ड को 20-20 बार लिखते हो, एक ही सेंटेंस को 20-20 बार लिखते हो, और फिर जो पोम है, जो कविता है, उसके लाइन्स को तो आप सुंदर अक्षरों में बार बार क्यों लिखते हो। भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। तो भैया बताता है कि देखो, इंग्लिश सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इंग्लिश सीखना कोई आसान चीज़ नहीं है। हमें इस सब्जेक्ट पर अगर हम इस सब्जेक्ट को लेकर अगर हम इसमें मास्टरी करना चाहते हैं या इसको हम अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमें अच्छी इंग्लिश बोलना है या अच्छा इंग्लिश लिखना है तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, play marbles and fly kites, or sit idling away with friends to for fun. Can't you sit down and study? लेकिन तुम जो है कि जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम खेलने चले जाते हो ग्राउंड पर, और तुम वहाँ जाके मार्बल खेलते हो, काइट्स उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो, या अपने दोस्तों के साथ बेवजह बैठकर बातें करते रहते हो। इसके बदले में क्या तुम कभी सोचा नहीं है कि मैं बैठ के थोड़ा पढ़ाई करूँ। मुन्ना, ओ भैया, देर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड बी गो। तो मुन्ना बोलता है कि आज हमारे गांव में एक मेला लगा हुआ है, क्यों ना हम वहाँ जाकर थोड़ा एंजॉय करें। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। तो भैया बोलता है कि मुन्ना देखो, तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए देखा है। यहाँ फेयर का मतलब रहता है मेला। तुमने कभी मुझे मेले में जाते हुए देखा है, या किसी क्रिकेट मैच देखने जाते हुए देखा है, या कभी कोई हॉकी मैच एंजॉय करते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम। मैं उनके आसपास भी नहीं भटकता हूँ। उसके बदले में आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मुझे एक ही क्लास में 2 या 3 साल भी बैठना पड़े। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। अगर तुम लेकिन नहीं पढ़ोगे, इस प्रकार तुम समय बर्बाद करोगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। क्या तुम इसी प्रकार खेल के तुम परीक्षा पास करोगे? तुम ये समझते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी। तुम इस प्रकार पिताजी द्वारा पैसा, मेहनत से कमाए गए पैसे को तुम बर्बाद कर रहे हो। तो जब भैया इस प्रकार गाली देता है तो मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग। तो जब भैया जब इस प्रकार डांटता है तो मुन्ना जो रोना शुरू कर देता है। तो फिर मुन्ना बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक टू होम। और जब भैया ने उसको थोड़ा डांटा तो मुन्ना जो है वो नाराज़ हो गया और बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी यहाँ से हॉस्टल से भागकर घर वापस चला जाऊँ। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। तो बोलता है, देखो अभी तुम रोना बंद कर दो और मुस्कुरा दो। मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा जिसे तुम्हें फॉलो करना है। गेट अप एट डॉन। तो सुबह उठो। डॉन का मतलब होता है सुबह। तो भैया जो एक टाइम टेबल बना देते हैं। वो टाइम टेबल देखो कैसा है, यहाँ पर समय दिया गया और यहाँ पर शेड्यूल इस मतलब क्या करना है एक्टिविटी। तो 6 बजे क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। तो 6 बजे उठकर हाथ पाँव धो, ब्रश करो, मॉर्निंग एवोल्यूशंस को ख़त्म करो और उसके बाद में ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई करने बैठ जाओ। देन 6 to 8 AM इंग्लिश, 8 to 9 AM मैथ, 9 to 9:30 AM हिस्ट्री। देन उसके बाद में 3
3:30 p.m. off to school, means off to school मतलब go to school. Then 5 to 6 p.m. grammar. तो ग्रामर पढ़ने के बाद में क्या, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग. तो स्ट्रोलिंग का मतलब है थोड़ा टहलना, थोड़ा वॉकिंग करना. देन 6:30 to 7 p.m. इंग्लिश कंपोजिशन. इंग्लिश कंपोजिशन मतलब ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, कहानी लिखना, ये सब कंपोजिशन वो प्रैक्टिस करना है. उसके बाद में डिनर. देन 8 to 9 p.m. ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मतलब कोई भी लैंग्वेज हो उसको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना. इंग्लिश को हिंदी, या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसका प्रैक्टिस. देन 9 to 10 p.m. हिंदी सब्जेक्ट. देन 10 to 11 p.m. अदर सब्जेक्ट. जो कोई सब्जेक्ट बच गया होने से उसको 10 और 11 बजे के बीच में, और उसके बाद में देन गो टू बेड. उसके बाद में सो जाना. मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले. तो टाइम टेबल बना दिया था. तो टाइम टेबल में मुन्ना देखा कि उसके लिए खेलने के लिए समय नहीं दिया गया है. तो पूछता है कि आपका जो टाइम टेबल बनाया है उसमें खेलने का समय कहाँ है भैया. प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना. खेलने का क्या ज़रूरत है. पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है. खेलना इम्पोर्टेंट नहीं है. न खेलो भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रिज, आई वांट टू जंप लाइक फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हू टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट. एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग. तो मुन्ना बोलता है, देखो भैया हमको हरा भरा खेत बहुत अच्छा लगता है. जो हरे भरे खेतों में जो मंद हवा चलता है, जेंटल ब्रिज, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे फुटबॉल के जैसा उछलना कूदना अच्छा लगता है. और मुझे जो है टच एंड गो, जो एक दूसरे को छूता है और फिर भागता है, फिर उसके पीछे दूसरे भागता है, उसको पकड़ता है, वो खेलना बहुत अच्छा लगता है. और मुझे कबड्डी का जो हू टू साउंड है, कबड्डी साउंड है वो, और जो वॉलीबॉल में जो हरी एंड फ्लरी, जो उसमें जो एक्साइटमेंट होता है, उसमें जो हल्ला गुल्ला होता है, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मुझे ये सब चीज़, जो ये सब जितना एक्टिविटी, ये सब जो खेल कूद है, वो मुझे एक मैग्नेट की तरह आकर्षित करता है. एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग. और जब भी मैं खेल के मैदान में चला जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. टाइम टेबल भूल जाता हूँ, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूरा भूल जाता हूँ. देन सीन 2, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट. तो दूसरा सीन जो है, नेक्स्ट सीन है, वो है फाइनल एग्ज़ाम हो गया और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया. तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो रिजल्ट देखा नोटिस बोर्ड में, भैया एलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन. तो भैया जो रिजल्ट देखने के बाद में भैया फेल हो गया. तो बोलता है, भगवान मैं फिर से फेल हो गया. मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास 10th ऑफ माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. देखो भैया आप तो फेल हो गया, लेकिन हम तो पास हो गया, और अभी हम दोनों में सिर्फ 2 क्लास का डिफरेंस हो गया. पहले 3 क्लास का था, अभी क्योंकि आप फेल हो गया और मैं पास हो गया, तो हमारे बीच में 2 साल का ही डिफरेंस हो गया, 2 क्लास का ही डिफरेंस हो गया. भैया, बट माय डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड. वो बोलता है, देखो मेरे भाई, तुम इतने ये इसके लिए प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं, इतना घमंड करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट. तो मैं क्या एक बार फेल हो गया, तुम पास हो गया, तो तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो और मुझे बुद्धू समझते हो. वंस इन ए वाइल इन ए गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट द गोल. तो कभी कभी गुल्ली डंडा खेलते समय में लकी से आप टारगेट को हिट कर देते हो. इसी प्रकार अभी लकीली तुम इस बार बिना पढ़ाई करके पास हो गया. मैं फेल ज़रूर हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. बट दैट डज नॉट मीन you have mastered the game. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. तो तुम जैसे कि गिल्ली डंडा खेल में कभी कभी लकी से टारगेट हिट कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि तुमने उस खेल में तुम
मास्टर हो गए हो, तुम उस खेल को पूरी तरह जान गए हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो तुम्हें ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है या किसी भी खेल में तुमको मास्टर बनना है तो तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, तुम जब हायर क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें मैथमेटिक्स के अंदर में अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट तुमको पढ़ना पड़ेगा, और जिसको समझने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अगर ज्योमेट्री में तुम ABC कोई ट्रायंगल होगा ABC, तो ACB अगर तुम ACB के जगह अगर तुम ABC लिख दिया तो उसे टीचर तुम्हें रॉन्ग करार दिया जाएगा और तुमको टीचर माफ़ नहीं करेगा। सो देन दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो उस समय तुमको एक वर्ड को जो किताब में लिखा है उसको पढ़ना पड़ता है, उसका मीनिंग जान के तुमको आगे बढ़ना है, तभी तुम पास हो पाएगा। अभी तुम छोटे क्लास में हो इसलिए तुम कभी कभी नहीं पढ़ के भी लकी से पास हो रहे हो, लेकिन जब तुम ऊपरी क्लास में जाओगे या हायर क्लासेस में जाओगे, मैथमेटिक्स जैसे तकलीफ सब्जेक्ट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, वहाँ पर तुमको एक एक वर्ड को पढ़कर उसका अर्थ समझकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी। तो वो बोलता है कि आह भाई साहब ऐसा है क्या? तो ये तो बहुत घबराने वाली बात है, मैं तो बहुत आसान समझ रहा था। स्केरी मतलब फ्राइटनिंग, डराने वाला। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। तो बोलता है हम 9th क्लास नहीं जाना है, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो डेट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। तो बोलता है कि तब तो मैं आगे क्लास नहीं जाऊँगा, इतना तकलीफ है तो, लेकिन फिर भी मैं अपना आज का होमवर्क को करता हूँ, क्योंकि नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट दिया जाएगा क्लास में, इसलिए उस पनिशमेंट से बचने के लिए मैं होमवर्क कर लेता हूँ। भैया, जस्ट टुडे वी वेर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी in 4 pages, and imagine can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. तो भैया बोलता देखो आज ही हम लोगों को टीचर ने, इंग्लिश टीचर ने पंक्चुअलिटी जो टॉपिक है उसके ऊपर में 4 पेजेस का एक ऐसे लिखने के लिए कहा था। देखो मैंने 4 पेजेस तो लिख दिया, लेकिन सब उल्टा पुल्टा लिख दिया, और वो 4 पेज भी कम हो गया। जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता था, जो मेरे मन में था, उसको मैंने उस पूरे 4 पेजेस का अंदर में लिख नहीं पाया। तो मेरा जो आइडिया है वो पूरा मैं पेपर पर उतार नहीं पाया, और वो 4 पेजेस भी कम हो गया, सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो वो बता रहे कि देखो एक कुछ भी लिखने के लिए हम लोगों को ऐसे लिखना हो या लेटर लिखना हो या कुछ भी लिखना हो, हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो जब हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हम लोग बहुत कुछ लिखेंगे सब, लेकिन मीनिंगलेस होगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मुन्ना थिंकिंग अलॉट में ना, जो बहुत दिमाग पर जोर डाल के सोच रहा है। थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। तो उसी समय क्या हो गया, स्कूल का समय हो गया और भैया का लेक्चर भी बंद हो गया। तो बोलता है कि हे भगवान, अच्छा हुआ स्कूल का समय हो गया, नहीं तो भैया मुझे गाली देते जाता। सीन 3, अभी फिर क्या हो गया, नाटक का जो सीन फिर बदल गया। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, द रिजल्ट्स वेर आउट once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. तो अभी फिर अगला जो सीन है वो है, और एक बार एग्ज़ाम हो जाता है, उसका रिजल्ट निकाल जाता है। तो इस बार भी क्या होता है कि मुन्ना जो पास हो गया, जो शैतानी करने वाला नोटी मुन्ना तो कम पढ़कर, बिना पढ़कर फिर से पास हो गया, लेकिन भैया फिर से फेल हो गया। तो इसलिए भैया जो बहुत दुखी हो गया।
तो उसका साथ साथ मुन्ना भी भैया को दुखी देखकर मुन्ना भी उसका भैया के लिए अनहैप्पी फील करने लग गया। बहुत दुख, उसको भी दुख लगा कि मेरा भैया फिर से फेल हो गया। भैया नाउ बिकेम जेंटलर विथ मुन्ना। तो भैया जो क्योंकि अभी फिर 2 बार तो फेल हो गया और मुन्ना जो है वो बिना पढ़ के भी फिर से पास हो गया, तो भैया जो मुन्ना को पहले जैसे नहीं डांटने लगा, उसका साथ में ज़्यादा जेंटल वे में बिहेव करना शुरू कर दिया। मुन्ना बिकेम नोटी है, लेकिन क्या हुआ है, उल्टा हो गया। मुन्ना पहले से नोटी था लेकिन और ज़्यादा नोटी हो गया और फिर पहले से और कम पढ़ने लगा मुन्ना। टॉकिंग अलाउड, अभी मुन्ना क्या है, जोर से बोलता है, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, मैं बहुत लकी हूँ और मैं आसानी से बिना पढ़े पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, तो इसलिए मैं अभी अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। ये मुन्ना जो है अपने आप को बोल रहा है, अपने आप से बोल रहा है। तो बोलता है लेकिन मुझे केयरफुल होना पड़ेगा कि मैं जब पतंग उड़ा रहा होता हूँ तब भैया मुझे ना देखे, नहीं तो डांट पड़ेगा, गाली देगा। One day, a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with भैया। तो एक दिन क्या होता है कि एक पतंग जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मुन्ना उसे पकड़ने दौड़ता है। तो उसी समय अचानक क्या हो जाता है कि मुन्ना जो है भैया से टकरा जाता है, मतलब आमने सामने भैया को पाता है। भैया क्या बोलता है, देखो, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए भैया बोलता है, आरंट यू अशेम्ड टू बी फ्लाइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुमको शर्म नहीं आती है कि तुम दिन भर सिर्फ पतंग उड़ाते रहता हो? डोंट यू रियलाइज दैट यू आर नाउ इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास, तुमको समझ में नहीं आता है कि अभी तुम बड़े हो गए हो और तुम 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, छोटे क्लास में नहीं। If you think that I am just 1 class ahead of you and I cannot say anything, you are wrong. तुम अगर समझते हो कि तुमसे अभी मैं सिर्फ 1 क्लास बड़ा हूँ और तुम्हें मैं नहीं डांट सकता हूँ, तुम्हें मैं स्कोल्डिंग नहीं कर सकता हूँ, तो अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो। I am 5 years older than you and will always be. भले ही क्लास में तुमसे मैं अभी सिर्फ 1 क्लास बड़ा हूँ, लेकिन उम्र में मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा 5 साल बड़ा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, सिर्फ किताब पढ़कर हमें ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान हमें और भी दूसरे ढंग से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास। तो बताते हैं कि देखो माँ और बाबा को देखो, माँ जो है कभी स्कूल गई ही नहीं, लेकिन और बाबा जो है वो सिर्फ 5वीं क्लास पास है। तो मुन्ना इंटरेस्टिंग होता है, मुन्ना रियली भैया इज दैट ट्रू, क्या सचमुच बाबा और माँ अनपढ़ है, उन लोग स्कूल कभी नहीं गया, ऐसा पूछता है भैया। येस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। देखो वो दोनों कभी स्कूल नहीं गया, उन लोग हम लोग को जैसे पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो लोग हम लोग से बहुत ज़्यादा कुछ जानते हैं। दे नो many things more than we know, and even if we have studied the wisdom of the whole world, अगर हमने दुनिया का पूरा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, तब भी माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। तब भी माँ और बाबा जो उन लोगों का पूरा हक होगा हम लोगों को समझाना और हम लोगों से जो गलत होता है उसे करेक्ट करना। माँ और पिताजी का हमेशा उन लोगों का हक रहेगा, भले ही हम लोग बहुत पढ़ाई कर ले, डिग्रियाँ हासिल कर ले, दुनिया का पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले, तब भी माँ और बाबा हम लोग से हमेशा बड़े रहेंगे, वो हम लोग से ज़्यादा ज्ञानी रहेंगे, क्योंकि उन लोग
भले उन लोगों के पास किताबी नॉलेज ना हो, लेकिन उन लोगों का अपना ज़िंदगी में जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उससे उन लोगों का ज्ञान हम लोग से ज़्यादा है ना। व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वेयर टू फॉल सिक टुडे? तो बोलता है, भैया बोलता है, भैया अगर मैं आज बीमार पड़ जाता हूँ तो तुम क्या करोगे? तो मुन्ना बोलता है, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रस्ट टू द हॉस्पिटल। तो बोलता है कि हाँ, मुन्ना बोलता है कि मुझे तो पता नहीं भैया, लेकिन मैं बाबा को बताऊंगा और वो तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। हाँ, मैंने तुमसे यही उत्तर एक्सपेक्ट किया था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। तो बोलता है कि अगर मैं बीमार भी पड़ जाऊं तो बाबा ज़्यादा अपसेट नहीं होंगे। बाबा को, क्योंकि बाबा को पता है क्या करना है। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। तो वो बोलेगा, वो पहले पता करेगा कि प्रॉब्लम क्या है मुझ में, उसके बाद में वो मेडिकल जाएंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो बाबा को पता है कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। यही डिफरेंस है, हमें पता नहीं होता है, लेकिन बाबा जो है वो अनपढ़ होते हुए भी उनको पता है कि हाँ, उस एक ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। तो हम लोगों से उनका जो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हमसे बहुत सारे चीज़ों में हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज। तो मुन्ना को अभी चीज़ समझ में आ गया। वो अपने आँखों में आंसू लाते हुए कहता है, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। देखो भैया, आपने जो भी कहा वो एकदम सही है, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। तो जैसे कहा कि भैया आई एम सॉरी, तो ऐसा करके उसके अपने आंखों में आंसू लेकर भैया आई एम सॉरी कहा, तो भैया ने मुन्ना को गले से लगा लिया, प्यार से गले लगा लिया। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। तो भैया बोलते, देखो मुझे भी खेलना अच्छा लगता है, पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। तो मैं भी खेलने लग जाऊंगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, तुम पर नज़र कौन रखेगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो दोनों खेलने लगेगा तो तो तुम मुझसे छोटे हो, तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा। इसलिए मैं नहीं खेलता हूँ और तुम्हें भी नहीं खेलने के लिए कहता हूँ। मुन्ना आई लव यू भैया। तो मुन्ना को लास्ट में अंत में सब कुछ समझ में आ जाता है। बोलता है कि भैया आप जो भी कहा है वो पूरा सही है, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। So straight away now let us look at the new words and their meanings. New words. Foundation means solid base. Schedule here means timetable. Essay means composition on any subject. Idling means without any purpose, lazy. Mastered means gained expertise or skilled. The exercises, reading is fun. The answers will be supplied to you. Now let us talk. Do you have a timetable at school? How many periods are there for the following subjects and activities in 1 week? So you have to write how many periods are there for English, Hindi, like this, all this you do it yourself. Then next, number 2 is now make a timetable for yourself, including your study time and your play time. So now you by looking at the timetable made by Bhaiya for Muna, you also make a timetable for yourself. Now next is the creative writing. You see the format of a letter is given to you. Letter कैसा लिखा जाता है उसका एक format यहाँ दिया गया है. Letters to friends and close family are written in the same way as you speak to them. तो जब हम लोग लेटर लिखते हैं अपने रिलेटिव को, फैमिली मेम्बर को, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, तो उसको हम लोग लिखते समय में हम लोग उन लोग का साथ में जैसे बातचीत करता है वैसा ही लिखते हैं। यू सी, सबसे पहले लेटर का फॉर्मेट जो होता है, सबसे ऊपर में लिखते हैं राइटर्स का एड्रेस, जो लिख रहा है उसका एड्रेस होता है। देखो कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता, उसके नीचे में डेट आता है 10 जुलाई 2000। देन नेक्स्ट उसका नीचे आता है ग्रीटिंग, जिसको बोलेंगे माय डियर माँ,
This is the body of the letter. This is my first letter after the summer vacations. We started our classes the day after we reached the hostel. I have settled in well. So this is the introduction part. The next is we have a new teacher for clay modeling and pottery. She tells us how to make fruits and vegetables with clay. We then paint them. They look so real. All these are the body of the letter. We have an inter-house poetry recitation coming up in August. I am really excited about it. It is a long poem, but we learn it together with our teacher. It is nice to be back in school with my friends and teachers. I remember you and Baba a lot. Give my love to grandmother and grandfather. So that was the body of the letter. Now do write back. This is last comment. This is in the ending comment, and the next is your loving son Pratap. This is the closing part. So this is how an informal letter is written. Now let us see. After reading the letter, we have read the letter. Answer the following questions. So basing on what we have read in the letter, there are some questions to which we have to write the answer. Who has written the letter? It is written by Pratap. Then to whom has the letter been written? To mother, my dear Ma. It is said, so it is mother. Where is the letter? Where is the writer of the letter? तो लेटर लिखने वाला कहाँ का रहने वाला है? In Model Public School, Kolkata. What is the name of his hostel? Krishna Boys Hostel. On which date was this letter written? On 10 July 2000. Then next, now write a letter to a friend or relative another city telling him or her about activities, events in your school. Follow the same pattern as above letter. तो पहले जो लेटर लिखा गया उसको फॉलो करके एक लेटर लिखो कहा गया है. तो ये एक लेटर मैंने लिखा है. You just treat this one as a sample letter. You need not write the same I have written. You can write your own letter because you have now understood how a informal letter is written. So you can write your own letter, but I am providing you here just a sample. You see, because now I am staying in Bom Kakar Mission School, so my address will be Bom Kakar Mission School, Midpur. The next is date. This I had written in 18 December 2020. So I am writing to a friend, dear John. So if if your friend is a boy, you can write John. If your friend is a girl, you can write Mary. Dear John, Mary, I am back to my school after the summer vacation. Our classes started the very next day of the reopening of the school. Many new students have joined this year. 2 new teachers have also been inducted. They are both very nice. Our school and hostel buildings have also been renovated and it looks new. In a few days from now, there will be house-wise division of students for various literary and other competitions. Awaiting yours मतलब तो आपका reply का इंतजार कर रहा हूँ. Your friend David. So okay, I like this. So actually here one mistake is there. It shouldn't be double R, it should be single R, like this. तो इस प्रकार आप लोग लेटर लिख सकते हैं. Now on this page there is a passage, 3 paragraphs. इसको पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर लिखना है. तो ये क्योंकि बहुत लंबा है तो मैं इसको अभी पूरा पढ़कर नहीं बताऊंगा. तो इसको आप लोग पढ़ो और इसका कुछ आंसर, एक क्वेश्चन यहाँ नीचे दिया गया है. तो इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखना है हम लोगों को. तो आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा. और उसी का सेम कंटिन्यू यहाँ किया गया है नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 75 में. ये सब उसी का है. देन लेट अस राइट सेक्शन. इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. सो टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज. टू लर्न का मतलब है समझना या नॉलेज गेन करना. टू टीच मीन्स टू शो और हाउ टू एक्सप्लेन. तो पढ़ाना
टीचिंग करना मतलब दिखाना या एक्सप्लेन करना उसको बोलता है. Complete the following sentence using the correct form of teach or learn. Okay, there are some words given here regarding teaching or learning. So words are words like teach, learn, learns, learned, has learned, teach, teaches, taught, has taught. So we have to use the correct word from here and fill in the blanks. You see now how it is done. Will you teach me chess? Mr. Sharma teaches class 8. The sentences have learned about, the students have learned about road safety. My sister has taught me how to ride a horse. I have learned some of the customs of India. I learned how to learn cycle. I learned how to cycle when I was just 4 years old. Next, question 2. Choose the correct word and complete the paragraph. You see, after every blank there are the options given. We have to choose the correct word and fill in the blanks. You see, all the class 5 students of our school was or were, so because students is plural, so it will be were gathering in front of the principal's office. They were going for the inter-school race. The bus arrived, not arrived but arrived, and they felt not, and they left, not leave, it should be left. They left for the stadium. The runners were taken to the starting point. The runners took their position. Sir blew the whistle. One student of our school ran fast and came first. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone felt joyous, like this. Now next one is read the following sentences. Bhaiya has been studying in the same class for 2 years for a period of time. तो ये जो 4 होता है वो period of time को बताता है, for 2 years. Then Muna was flying kites since morning from a time in the past till the present. और ये since जो बताता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम कब से शुरू किया. और यहाँ फोर जो होता है वो कितने समय के लिए, सिंस होता है और कब से, ये सिंस और फोर का यूज़ होता है. तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फोर और सिंस. यू सी, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वाज अ बेबी. जब से मैं बचपन से, मैं मतलब कब से, देखो सिंस मतलब कब से, बचपन से, जब से मैं बेबी था तब से मैं इस घर में रहता हूँ. दिस बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली फॉर मैनी ईयर. देखो फिर यहाँ में पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया, कितना समय के लिए, बहुत सालों से, मैनी ईयर्स. द ओल्ड बनियन ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट 200 ईयर्स. देखो फिर यहाँ में भी पीरियड ऑफ ईयर, समय बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर 4 आएगा. Nobody has seen him since yesterday. फिर देखो since yesterday, कब से, कल से, तो since आता है. So this was about the use of for and since. So with that we have concluded unit 4.